नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, तो अवध के रास्ते लखनऊ। सभी को लखनऊ जाना है। पूरा जोर लगा रहे हर प्रत्याशी, हर नेता आज वोट मांग रहा है। चौथे चरण के लिए प्रचार भी खत्म हो गया है। आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अखिलेश हो, सीएम योगी हो, अमित शाह हो, प्रियंका गांधी हो, सभी ने चौथे चरण में मतदान वाली सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। चौथे चरण में 2 दिन बाद लखनऊ सहित 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। 60 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। इन 60 सीटों में 14 सीटें सुरक्षित हैं और 624 प्रत्याशी मैदान में होंगे। अब जो सीटें हैं जहां जहां मतदान होना है, जिन जिलों में, वो भी जल्दी से देख लीजिए। पीलीभीत का इलाका है जहां पर वोटिंग होनी है। लखीमपुर खीरी है, आपको याद ही है लखीमपुर खीरी क्यों हाल के दिनों में चर्चा में रहा था। सीतापुर है, हरदोई है, राजधानी लखनऊ का इलाका है, उन्नाव है, रायबरेली जो कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, फतेहपुर और बांदा। ये वो सारे जिले हैं जहां पर 23 तारीख को वोट डाले जाने हैं, 2 दिन बाद। ये आपको पता ही है कि इन्हीं इलाकों से मोदी सरकार के 4 मंत्री भी आते हैं। कद्दावर नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है, आपको पता ही होगा। दूसरा नाम है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से सांसद हैं। मोहनलालगंज के एमपी कौशल किशोर हैं और लखीमपुर से सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इलाके में भी मतदान होना है। इन चारों के इलाकों में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। इसीलिए यह चरण बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी ने पिछली बार इन 60 सीटों में से, यह देखिए, 51 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। कांग्रेस और बीएसपी सिर्फ 2-2 सीटों पर पिछले चुनाव में सिमट कर रह गए थे। चौथे चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है वो भी जल्दी से देख लीजिए। अदिति सिंह हैं जो हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं। एसपी से आरपी यादव से उनका मुकाबला है। ब्रिजेश पाठक यूपी सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेट से नेता बने राजेश्वर सिंह हैं, सरोजनी नगर से। हरदोई से नितिन अग्रवाल हैं, अनिल वर्मा को टक्कर दे रहे हैं। एसपी नेता रविराज मेहरोत्रा का मुकाबला रजनीश गुप्ता से है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, उनके मुकाबले अमरपाल मौर्य चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब पिछले 2 चरण हुए हैं, उनको भी जरा देख लीजिए। ये देखिए, पिछले जो 2 चरण हुए हैं उसमें जो वोटिंग हुई है वो कैसी हुई है। 3 चरण। पहला चरण 62% के आसपास, दूसरा 64 से ज्यादा और तीसरा 61 के आसपास। ये 3 चरणों का मतदान, ये भी क्या कुछ कहानी कहता है क्या। अब चौथे चरण के मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज सीएम योगी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर खूब वार पलटवार किए। क्या कहा आज, जरा ये भी सुन लीजिए। अभी गुजरात के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूं। तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। और फिर इसलिए है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे। और जैसे जैसे नाराज़गी बढ़ेगी जनता के अंदर, बीजेपी को हार सताएगी। आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखेंगे।
अब आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव की पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। अब इसी साइकिल पर घमासान छिड़ गया है और ये घमासान प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान के बाद छिड़ा है। पीएम ने एक रैली में एसपी के चुनाव चिन्ह साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा, इनका जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उस पर अहमदाबाद में बम रखे गए थे, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। आतंकवादी बार बार ब्लास्ट में साइकिल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? साइकिल एसपी का चुनावी चिन्ह है। जरा सुनिए प्रधानमंत्री को। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। अखिलेश ने पीएम के इस बयान पर पलटवार किया है और कहा है, साइकिल खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है, सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है, महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है। जरा अखिलेश ने ट्विटर पर क्या जवाब दिया पीएम को, सुनिए। खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल, सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल, महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। राष्ट्र की बात में आज बहस करेंगे इस पर कि आखिर आतंकवाद का, बम धमाकों का साइकिल से क्या रिश्ता। वैसे ये जो चुनाव है गांधी परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित होने जा रहा है, खासतौर से चौथे चरण का चुनाव, क्योंकि अमेठी और रायबरेली में चुनाव इसी चरण में होना है। इसीलिए सोनिया गांधी ने आज एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कारोबार बंद था, आपने मीलों पैदल चलने के दर्द को सहा, मोदी योगी सरकार ने जनता से मुंह फेर लिया, सरकार ने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई, अलगाव पैदा करने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया, यह भी आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने क्या बोली, सोनिया गांधी, जरा वो भी सुनिए। महिलाओं के लिए शक्ति विधान की योजना है। हम मीलों पैदल सफर करने की पीड़ा खुद झेली है, मगर मोदी योगी सरकार ने एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफों के बावजूद मुंह मोड़े रखा और आंखें बंद रखी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में आप लोगों के प्रति उनका व्यवहार ठीक वही था। सरकार ने आपको कोई राहत नहीं दी। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तीनों के बीच अच्छी खासी फाइट होने की एक तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है चौथे चरण में। लेकिन बीएसपी के फैक्टर को भी कमजोर करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इस इलाके में बीएसपी का भी एक बड़ा वोट बैंक है। इस वोटर को साइलेंट माना जाता है। अवध में चुनाव के साथ ही बीजेपी ने राम नाम का नारा भी इसीलिए तेज किया है। अखिलेश और योगी दोनों का दावा है 3 चरणों के बाद ही उनकी सरकार सुनिश्चित हो गई है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या चौथा चरण तय करेगा यूपी का चुनाव और आगे के चरणों का रास्ता? और दूसरा, मोदी अखिलेश की लड़ाई साइकिल पर क्यों आई? राष्ट्र की बात में जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। बीजेपी से अनिला सिंह आ गई हैं, समाजवादी पार्टी से आज मेरे साथ सुधीर पंवर हैं, कांग्रेस की तरफ से आप पंकज श्रीवास्तव को देख पा रहे हैं, मेरे साथ संजय कुमार जुड़ गए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, सीएसडीएस से जुड़े हैं, आशुतोष हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और संगीत रागी भी जुड़ने वाले हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और आरएसएस के विचारक भी हैं। आप सभी का स्वागत। अनिला जी, प्रधानमंत्री का बयान मैंने सुनवाया, वो कह रहे थे मैं हैरान हूं कि आतंकवादियों ने साइकिल को क्यों चुना। यकीन मानिए मैं भी हैरान हूं अनिला जी, क्योंकि मुझे आतंकवाद का और बम धमाकों का इस तरह से साइकिल को जोड़े जाना बिल्कुल समझ में नहीं आ। उस बेचारी साइकिल का क्या कसूर है?
साइकिल को आतंकवाद से जोड़ने का क्या मतलब है? मेरी सबको राम राम। और ये एक इत्तेफाक ही था कि जो बॉम्ब लगाने का इस्तेमाल किया गया वो साइकिलों पे किया गया, वो साइकिलों पे किया गया, इससे तो नहीं आप नकारेंगे ना। तो सीधी सी बात है, जितने भी बम विस्फोट हुए ज्यादातर वो साइकिलों पे लगाए हुए थे, क्योंकि साइकिल जो है ऐसी जगह उन लोगों ने खड़ी कर दी थी जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका था। पर मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहती हूँ, सीधी सी बात है, सीधी सी एक बात है यहाँ पर मानक जी, कि इस चीज को तो हम नहीं नकार सकते ना कि जिस साइकिल की सवारी कर कर ये सोच रहे हैं कि 2022 का चुनाव हम जीत लेंगे, तो उस साइकिल का तो ब्लास्ट होने वाला है 10 मार्च को। नहीं, उड़ एक जाएगी सेकंड, ये साइकिल जो समाजवादी पार्टी की साइकिल है। ना, एक सेकंड, इतनी आसानी से नहीं अनिला जी, आज आप फंसी हैं, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, साइकिल का आतंकवाद से मुझे रिश्ता आज आप समझा के जाइएगा, जब शो खत्म हो जाए, हमारे पास काफी टाइम है। साइकिल का आतंकवाद से क्या रिश्ता है? प्रधानमंत्री ने यह जो आरोप लगाया, इसका मतलब क्या है कि आतंकवादियों ने साइकिल क्यों चुना? मैं समझना चाहता हूं, और जो जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का यह आरोप सुना है वो भी समझना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक दल है उसका सिंबल क्या है, साइकिल है। हाँ। और जो आतंकवादी जिन लोगों ने बम लगाने का काम किया, उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? साइकिल का किया। अच्छा, मतलब आतंकवादियों ने साइकिल का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सिंबल है। मतलब आतंकियों ने साइकिल को इसलिए चुना क्योंकि वो सपा का सिंबल है। जी, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, बात पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है ना? आप कंटिन्यूएशन बिल्कुल ब्रेक ना कराएं मेरा। मैं यही कह रही हूँ कि भाई इन लोगों का जो सिंबल है, पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, वो है साइकिल। और वहां पर भी साइकिल का इस्तेमाल हुआ। किसने किया? आतंकवादियों ने किया। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिसका सिंबल है साइकिल, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच खुद आतंकवादियों की है, क्योंकि वो आतंकवादियों के मुकदमे लड़ते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पहल करते हैं। तो 1+1 2 है इसमें। नहीं, समझने की आवश्यकता ही नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं अनिला जी, ना, बिल्कुल नहीं। चाहे ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती। समझने वाले समझ गए। नहीं, क्या समझ नहीं, बिल्कुल नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे। मैं तो नहीं समझा, मेरे पैनल में और भी एक कोई शख्स समझा हो तो। अभी संगीत रागी भी आ रहे हैं, उनसे भी पूछूंगा मैं, उनको तो आपकी तरफ बोलना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ, उस बेचारी साइकिल का क्या कसूर? वो सारे गरीब जो साइकिल पर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लोगों को उड़ा दिया गया। वो साइकिल का क्या कसूर है उसमें? उन आतंकवादियों का कसूर है? चीज बताइए मानक जी, एक सेकेंड। बंदूक वही होती है, सरहद में सिपाही खड़ा होता है, दुश्मनों को मारता है। बंदूक वही होती है, आतंकवादी उससे आम जनता को भून देता है। तो वहां पर जो साइकिल का इस्तेमाल हुआ, किसने किया? आतंकवादियों ने किया। आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो जाए, इसकी अनिला जी, साइकिल की तुलना बंदूक से मत करिए। साइकिल तो एक आम आदमी की जिंदगी चलाती है। आपको तो पता है, बचपन में आपने भी साइकिल चलाई होगी, हमने भी बहुत चलाई है। सारे बच्चे चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं अब तो, स्वस्थ रहने के लिए। साइकिल का आतंकवाद से बेचारी साइकिल को क्यों चुनाव में घसीट रहे हैं? तरीका अलग अलग होता है मानक जी। बंदूक वही, इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग, साइकिल वही, और सोच के साथ उस अरे तो इत्तेफाक कह दीजिए इस बात को, इसको इत्तेफाक कह दीजिए। इत्तेफाक था ये कि देखिए उन्होंने भी साइकिल चुनी, वो अलग बात है। लेकिन उसको आतंकवाद से जोड़ना और ये सवाल उठाना कि प्रधानमंत्री की तरफ से कि बताओ आतंकवादियों ने साइकिल को क्यों चुना, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ा टाइम और ले लीजिए, अगर आपके दिमाग में और कोई तर्क आता है अनिला जी बता दीजिए। बता दिया, आप नहीं समझना चाह रहे मानक जी, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। मैंने बता दिया, उदाहरण भी दे दिया, बंदूक का दे दिया। आतंकवादी भी इस्तेमाल करते हैं और फौजी सिपाही भी इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल जो है एक देश को बचाने के लिए होता है, नागरिक को बचाने के लिए होता है, दूसरा जो है आम आदमी को मारने के लिए होता है। इसी तरीके से वो साइकिल जान नहीं लेती है। में इस्तेमाल की गई, वो बॉम्ब लगाकर लोगों को उड़ाने के लिए। देखिए मैं आपको अपनी राय बताता हूं। मेरी राय ये है, साइकिल बड़ी मासूम होती है बेचारी, वो तो हमारी मदद करती है। जैसे मैंने कहा, गरीबों की जिंदगी तो उस पर चलती है। हम तो बाकायदा आजकल फिट रहने के लिए साइकिल चलाते हैं। उस साइकिल का क्या कसूर है? उसको इस तरह से चुनाव में घसीटना, उसको आतंकवाद से जोड़ना मेरे ख्याल से तो बिल्कुल गलत है। अब वो किसी का सिंबल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कल को वो स्कूटर और मोटर बाइक भी इस्तेमाल करते हैं आतंकी, तो अब आप स्कूटर और मोटरसाइकिल को भी बंदूक की तरह तुलना कर दीजिए। बोलिए कि ये जिसका सिंबल है या जो इस पर बैठता है वो क्यों बैठता है? कमल का फूल नहीं इस्तेमाल कर सकते थे?
इस्तेमाल होने ही नहीं देगा कमल का फूल। हाँ, इस्तेमाल करके दिखाएं आतंकवादी गतिविधियों में कमल के फूल को। अरे अनिला जी आप बताइए फिर वही मुझे नहीं समझ आया। अच्छा सुधीर पंवर, सुधीर जी आप क्या जवाब दे रहे हैं इसका? ये साइकिल पर क्यों, आपके चुनाव चिन्ह पर क्यों निशाना लगा रहे हैं प्रधानमंत्री? और अनिला जी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बार बार सवाल पूछती है बेरोजगारी के ऊपर, किसानों की बदहाली के ऊपर, जो नौजवान हैं उनके बेरोजगारी के ऊपर। तो उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव के ना तो पहले था, ना चुनाव के दौरान है, ना चुनाव के बाद होगा। तो इसलिए बिना मतलब की चीज़ों में उलझाया जा रहा है, जहाँ सिंबोलिज्म आप खुद भी शायद इस बात से कन्विंस हैं कि ये कल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका शायद न तो चुनाव से कोई वास्ता है, न समाजवादी पार्टी से कोई वास्ता है, और न बेचारी साइकिल से कोई वास्ता है। तो ये एक डिफ्लेक्शन की एक स्ट्रेटेजी होती है, पर शायद प्रधानमंत्री जी उसी का इस्तेमाल करना चाहते थे कि हम लोग बैठ के बात करें कि आतंकवाद और साइकिल और बम का क्या रिश्ता होता है, जबकि बात जनता सवाल पूछ रही है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी, जनता सवाल पूछ रही है कि किसानों का भुगतान क्यों नहीं हुआ, जनता पूछ रही है कि हम जो आर्थिक जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी वो क्यों 2017 से अब तक क्यों नीचे चली गई, हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था क्यों नीचे चला गया। तो उन सवालों का जवाब तो कुछ किसी के पास है नहीं। वो शायद इसी का कारण है कि ऐसे सवाल उठाए जा रहे इसमें तीसरे चौथे चरण में कि हम लोग। ओके, ऑल राइट। संगीत रागी भी आ गए। संगीत रागी मैं आपके साथ भी कोशिश कर लेता हूं। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं गुजरात के ब्लास्ट में आतंकवादियों ने साइकिल ही क्यों इस्तेमाल की, वो तो सपा का चुनावी सिंबल है। मुझे तो समझ में नहीं आया कोई रिश्ता साइकिल का आतंकवाद से। शायद आप समझा पाए, आप तो प्रोफेसर हैं। नहीं, आपको समझ में आता है लेकिन आप हमसे बुलवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि आशुतोष को समझ में नहीं आता है। आशुतोष मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी समझ में आता है, लेकिन आप हमसे बुलवाना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं। हाँ बोलिए। ऐसा इसलिए, देखिए कई बार बातों को व्यंजना में भी बोली जाती है। हाँ। और इस मामले में बहुत साफ साफ ये दिखता है कि जो जिनका साइकिल सिंबल है, जो कहते हैं कि हम साइकिल की सवारी करते हैं, मूलतः जो बम विस्फोट है, बम विस्फोटक वाले को साइकिल की सवारी करने वाले प्रश्रय देते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनके लोग, उनके नेता के बेटा उसमें पकड़े जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरफ प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को इंगित किया है। एक एक करके देखते हैं। बाटला हाउस इनकाउंटर, और उसमें कौन सी साइकिल थी? बाटला हाउस में कहां साइकिल थी? सुनिए ना, मैंने एक कहा ना कि व्यंजना में कई बातें कही जाती हैं। बड़ी हुई बातें हुई थी ना कि साइकिल पे बम विस्फोट, टिफिन में बम विस्फोट। हाँ। यानी कि आतंकवादियों का साथ समाजवादी पार्टी का रहा है। और ये कोई बताइए आप पूरा फिर देखिए। नहीं, एक संगीत रागी, एक सेकंड। ना अब आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आपने डायरेक्ट रिलेशन बताया। आपने, इसका मतलब ये गुजरात धमाकों में जो साइकिल इस्तेमाल हुई थी वो समाजवादी पार्टी ने सप्लाई की थी। मानक जी, हम अपनी बात तो पूरी रख लें। आप मेरे तर्क को विध्वंस कर दीजिएगा। हाँ। लेकिन हमारी बात तो रख लेने दीजिए। देखिए बाटला हाउस। हाँ सुधीर जी आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। बाटला हाउस के इनकाउंटर जो हुए टेररिस्ट, उनके साथ समाजवादी पार्टी, इंडियन मुजाहिदीन के साथ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सिमी के साथ समाजवादी पार्टी, पीएफआई के साथ समाजवादी पार्टी, शाहीन बाग के साथ समाजवादी पार्टी, बांग्लादेशी मुसलमानों को देश में बसाने के लिए जो टेररिस्ट पॉकेट्स हैं, समाजवादी पार्टी, रोहिंग्या को समाजवादी पार्टी। अब आप मुझे बताइए, पठानकोट एयर स्ट्राइक होता है तब उसको क्वेश्चन करने के लिए समाजवादी पार्टी। एक लिंक है, एक पैटर्न देखिए। उसमें साइकिल को क्यों घसीटते हैं? वो सब आप आरोप पहले भी लगाते थे। मैं तो उस पर हमने कई बार डिबेट भी की है। पर यह कहना कि साइकिल आतंकवादियों ने गुजरात के धमाकों में क्यों इस्तेमाल की, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। सुधीर जी जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं, पंकज आ रहा हूं, उसके बाद आशुतोष, संजय जी आ रहा हूं।
सुधीर जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा सवाल ये है कि ये अपने परसेप्शन से बोलते हैं। हिंदुस्तान में एक कोर्ट का सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसी पे बात होगी। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल है, 4 बार सरकार बना चुका, और आप गैर जिम्मेदारी से ऐसे बयान के साथ में टीवी पे बैठ के ऐसे बयान देते हैं कि वो आतंकवादियों के साथ है, वो आतंक का साथ देते हैं। इसमें जो कोर्ट ने जो सजा सुनाई या उसके बाद जो चीजें होंगी वो न्यायिक व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान ऐसा नहीं आया। आप बाटला हाउस के साथ जोड़ते हैं, तो आप ये टीवी पे बैठ के क्या बात करते हैं? आप अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं बैठे, आप एक जिम्मेदारी से बात करिए। ओके, ऑल राइट, 10 सेकंड जल्दी संगीत रागी, जल्दी। सर मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तभी कि ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए और मुसलमानों के वोटों को गोलबंद करने के लिए किसी भी हद तक जाती है। इमरान मसूद के साथ भी खड़ी हो जाती है, जो कहता है प्रधानमंत्री का गला काट दो, उसके टुकड़े टुकड़े, उसकी बोटी बोटी काट दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, और ऐसे व्यक्ति जो है वो आपका ब्लू आइड बॉय हो जाता है। एक से एक जो है वो छटे हुए गुंडे और बदमाश वो सारे आपके सदस्य हो जाते हैं। जितने भी रेडिकल कह सकते हैं मौलाना है, वो सारे आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा आप सोचिए तो कि ओके सुधीर जी, क्विक रिस्पांस, मुझे आगे भी जाना है, फिर चौथे चरण पर भी चर्चा करनी है। सुधीर जी बोलिए। आप एक मिनट, मानक जी, एक मिनट। आपके पार्टी में खुद प्रधानमंत्री जी कह चुके, हाँ बोलिए बोलिए सुधीर जी बोलिए, कि वो मन से माफ नहीं करेंगे। आप जो नाम जानते होंगे जिनका बम ब्लास्ट में सीधे सीधे नाम था कि हम उन्हें मन से माफ नहीं करेंगे। आप उस पार्टी की वकालत करते हैं और दूसरे तरीके से बात करते हैं। सर हम उस पार्टी की वकालत करते हैं जो कम से कम टेररिस्टों के साथ नहीं खड़ी होती है। हम उस पार्टी की वकालत करते हैं। नहीं, आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नहीं कहा था? परसेप्शन की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नहीं कहा था? से बाहर जाकर के बात तो कर नहीं रहा। आप सांसद के बारे में बताइए, उन्होंने कहा था, नहीं कहा था कि वो मन से माफ नहीं करेंगे? आप बताइए ना, उन्होंने कहा था कि वो मन से माफ नहीं करेंगे। आप किसकी बात करते हैं? आप उठा के देखिए, उन्होंने गांधी जी के संदर्भ में कहा था, उन्होंने गांधी जी के संदर्भ में कहा था। नहीं, हाँ ठीक है, आप कोर्ट के चीज के उठा के देखिए ना, एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए। आप मोदी जी का वायदा याद कीजिए। आप नर्वस हो रहे हैं, जुडिशियल स्क्रूटनी में लाएंगे। आप क्यों नहीं लाते? आप लगता है आज होमवर्क करके नहीं आए? नहीं, हम बिल्कुल नर्वस नहीं हो रहे। हम आपको जिम्मेदारी के साथ बात करने के लिए कहते हैं। हम आपको कहते हैं कि जिम्मेदारी से बात करिए। जब आप एक जिम्मेदारी से बात करिए। ये निर्णय दर्शक तय करेंगे। ओके, मुझे आगे जाना है। ऑल राइट, पंकज श्रीवास्तव को लाइए। पंकज श्रीवास्तव, उसके बाद आ रहा हूं आशुतोष और संजय जी। पंकज श्रीवास्तव, 2 सवाल आपसे मेरे, ताकि हम अगले मुद्दे पर भी चले जाएं। एक, आप प्रधानमंत्री ने जो साइकिल को गुजरात धमाकों से जोड़ा और अखिलेश को घेरा, उस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा, क्या चौथे चरण के लिए अग्नि परीक्षा के लिए आप तैयार हैं? पंकज देखिए, जो आपका पहला सवाल है उससे पूरे देश को चिंतित होना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री की वाणी उसके नियंत्रण में नहीं है तो वाकई ये बहुत चिंता की बात है। गृहमंत्री का भी यही हाल है। वो कल कह रहे थे कि लोग 12वीं पास कर लेंगे, उनको इंटर में एडमिशन के साथ हम लैपटॉप देंगे। देखिए, बदहवासी इस कदर है, और आतंकवाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति की जाए। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आतंकवाद से जुड़ी है और आप 7 साल से हैं, महाबली हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, कार्रवाई करिए ना। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और आतंकवाद जैसे मुद्दे पे राजनीति करना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और ये प्रधानमंत्री भारत के दुर्भाग्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य माननीय योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का भविष्य पूरा 3 चरणों में चढ़ चुके हैं और आगे भी चढ़ने जा रहे हैं। वो लोग इस तरह से राजनीति करेंगे आतंकवाद के नाम पर? कार्रवाई करिए, पकड़ के जेल में डालिए। अगर आपको लगता है समाजवादी पार्टी कोई आतंकवादियों की पार्टी है तो उसका मानक 10 सेकंड का मैं चाहूंगा। एक मिनट पंकज, अपनी बात पूरी करने पहले। संगीत बोलिए पंकज, ओनली पंकज, सिर्फ पंकज बोलेंगे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मुझे हैरानी हो रही है कि अभिधा और व्यंजना की बात कर रहे हैं।
संगीत रागी जी, ये व्यंजना का प्रश्न नहीं आतंकवाद, ये सीधे अभिधा का प्रश्न है। अगर कोई आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है तो उस पर कार्रवाई करिए। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने 2 सबसे शीर्ष नेताओं की शहादत दी है। इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई, और हम जानते हैं कि इस पर राजनीति करना कितना खतरनाक हो सकता है। और आप लोग इस तरह से वोट के लिए इतना नीचे गिरेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री, मुझे इस देश की जनता से मैं आज अपील करता हूं कि किसी भी तरह अगर आपने इनसे नहीं छुटकारा पाया तो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये मलबे के मालिक बनेंगे, भारत को मलबा बनाने जा रहे हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? आपके अंदर सारी एजेंसीज है, करिए कार्रवाई। क्यों नहीं किया कार्रवाई? प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द क्यों नहीं की? आप आते हैं, आप व्यंजना की बात कर रहे हैं। आतंकवाद व्यंजना का और जो है वो कविता कौमुदी का प्रश्न हो गया है। हद हो गई। इस देश के लोगों को इतना बेवकूफ मत समझिए, इतना बेवकूफ मत समझिए। आपकी सच्चाई इस देश की जनता के सामने आ गई। अनिला सिंह रिस्पॉन्ड कर रही है। अनिला सिंह, अनिला जी बोलिए, उसके बाद चौथे चरण पे आ रहे हैं चर्चा के लिए। अनिला सिंह बोलिए। नहीं, ये जो पंकज श्रीवास्तव जी हैं, बहुत भाषण हो गया। खतरों के खिलाड़ी बन रही है कांग्रेस पार्टी। इस देश को आतंकवाद की आग में झोंकने वाली कांग्रेस पार्टी, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम राज्यों में जो है आतंकवाद को फैलाने वाली पार्टी आज हमें पाठ पढ़ा रही है कि आतंकवाद क्या होता है। चाहे आप इंदिरा गांधी जी का विषय उठा लीजिए, चाहे राजीव गांधी जी का विषय उठा लीजिए, पॉलिटिकल एसोसिएशन क्यों हुए उनके? पंजाब में क्या मतलब? हाँ, प्रकार से हैंडलिंग करी थी। पंकज वन बाय वन, पंकज एक एक करके, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। पंकज आपको मौका दूंगा, पंकज मौका दूंगा, 1 by 1। रातों रात जो है जम्मू कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा वहां के हिंदुओं को। आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। आज प्रियंका वाड्रा से जब पूछा गया आतंकवाद के मसले पे, तो हॉस्पिटल कहते हैं मैं इतने हल्के फुल्के विषय में मैं चर्चा नहीं करती हूँ। आतंकवाद प्रियंका वाड्रा के लिए हल्का फुल्का विषय हो गया। प्रियंका वाड्रा वही है ना, चन्नी के बगल में करके हा 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 करके हंस रही थी जब चन्नी ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश के भैये, मोतीलाल नेहरू भैये थे, जवाहरलाल नेहरू भैये थे, इंदिरा गांधी पे भैया छाप थी, राजीव गांधी पे थी, संजय गांधी पे थी, मेनका गांधी पे थी, सोनिया गांधी पे थी, राहुल गांधी पे थी, प्रियंका वाड्रा पे थी, राहुल वाड्रा पे थी। ये सब भैये हैं क्या? आतंकवाद हो कोई भी विषय हो, उत्तर प्रदेश को लेके हर वक्त अपनाने पड़ना। ओके पंकज, ऑलराइट। अनिला जी एक सेकंड, पंकज बोल रहे हैं आप, पंकज बोलिए। ये क्या बात कर रही है? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी या किसी भी दल का आतंकवाद से संबंध है तो उस पर कार्रवाई करिए। सारी एजेंसीज आपके पास है। आतंकवाद वोट लेने के लिए, चुनावी भाषणों में व्यंजना और अभिजा करने के लिए नहीं है। ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? देश ने कितनी कीमत अदा की है। आप नाथूराम गोडसे, देश का पहला आतंकवादी आजाद भारत का, जिसे आरएसएस ने पैदा किया, और आप और संगीत रागी दोनों उसी की पैदावार हैं, और दोनों लोग उसी आतंकवादी के साथ जो पूरा दिमाग में उनके भरा हुआ है, और आज इस तरह से भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश ऐसा कड़ा सबक सिखाएगा कि आपको याद रहेगा जिंदगी भर। ओके, ऑल राइट, मैं आगे जा रहा हूं। ओके, ऑल राइट, ओके, इनफ ऑफ आतंकवाद एंड साइकिल। ओके, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया, इस पर यह चर्चा जरूरी इसीलिए हो गई थी। पहले आशुतोष और संजय जी, मैं चाह रहा हूं चौथे चरण पर थोड़ी बातचीत हो जाए, हल्का सा विश्लेषण हो जाए, उसके बाद चाहें तो हम वापस साइकिल और आतंकवाद पर जा सकते हैं। पहले संजय जी, ये चौथे चरण का चुनाव आपको लगता है 3 चरण की वोटिंग के बाद, क्योंकि 3 इसके बाद और रह जाएंगे, गांधी परिवार का गढ़ भी इसमें आता है, केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों का भी फैसला इसी चौथे चरण में होना है, आप कितना अहम मानते हैं इसको? बिल्कुल बीच की लड़ाई है ये। बीच की से मतलब 3 चरण हो चुके, 3 और बाकी हैं। देखिए, हमारे 7 चरणों में चुनाव है, और अगर आप देखें हर चरण में तकरीबन 60 सीटों के आसपास में वोटिंग हो रही है। तो ये कहना कि यही अहम है, पहला फेज अहम था, दूसरा फेज ज्यादा अहम था, या तीसरा या चौथा, तो मुझे लगता है ये एक ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। कम से कम मैं इसका समर्थन नहीं करता कि नहीं चौथा ही अहम है या आखिरी वाला अहम होगा। 50 ओवरों का जब मैच होता है तो उसमें हर 10-10 ओवर अहम होते हैं, और पार्टियां जब प्लेयर्स खेलते हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कौन सी पार्टी दूसरी टीम में क्या कमजोर है, बॉलिंग कमजोर है, फील्डिंग कमजोर है, कौन सा बैट्समैन खेलेगा, तो पार्टियां स्ट्रैटेजी बनाती है। तो मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ चौथा चरण ही महत्वपूर्ण है, हर चरण महत्वपूर्ण है। ये जरूर है कि हर चरण में जो सामाजिक समीकरण है, उन जो कंस्टिट्यूएंसी में वोट पड़ रहे हैं उसके हिसाब से पार्टियां स्ट्रैटेजी बनाती हैं। ये ऐसा चरण है जहां पर दलित मतदाताओं की तादाद है
तकरीबन 26-27% दलित मतदाता है। बीएसपी ने 2017 के चुनाव में भी इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था। अच्छे प्रदर्शन का मतलब उन्होंने सीटें नहीं जीती थी, लेकिन वोट प्रतिशत अच्छा था उनका। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन कड़ा मुकाबला का मतलब ये नहीं कि बीजेपी ने अच्छा नहीं किया था। बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पे बहुत कांटे का मुकाबला था। ये सब निर्भर करता है बीएसपी कितने वोट इन इलाकों में ले जाएगी, समाजवादी पार्टी कितना अपने आप को मोबिलाइज कर पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो सामाजिक गठबंधन और जो पॉलिटिकल कोएलिशन बनाया समाजवादी पार्टी ने, उसकी एक परीक्षा होगी इस इलाके में, और समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि जो उन्होंने गठजोड़ बनाया उसके हिसाब से अपने वोटरों को मोबिलाइज कर सके चौथे चरण के मतदान। ओके, ऑलराइट। आशुतोष, हमने तो कई चुनाव देखे हैं और वो चुनाव भी हमको याद है आशुतोष जो कि एक ही दिन हो जाते थे। क्या जब से ये चरणों में चुनाव होने लगे हैं, आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ता है? जैसे कहते हैं ना कि जिसने शुरू के चरणों में मोमेंटम बना लिया, क्योंकि ग्राउंड पर वो जुबानी बात तो फैलती है, भाई इसकी हवा चल रही है, उसकी हवा चल रही है, तो कहां एक दिन की वोटिंग, कहां 1.5 महीने की वोटिंग, अब हम चौथे चरण में जा रहे हैं। फर्क पड़ता है इससे? बदला है चुनाव? आप देखते हैं आशुतोष? मानक, इस पर आने के पहले मैं एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो तो सबने सुना है, लेकिन जो डुमरियागंज के बीजेपी के विधायक राघवेंद्र सिंह ने बोला है वो नहीं सुना। वो सुनना जरूरी है, फिर वो प्रधानमंत्री उनके बीच की लिंक जुड़ जाती है। ये राघवेंद्र सिंह कहते हैं जो भी हिंदू दूसरी तरफ जा रहा है जान लो उसके अंदर मियां का खून दौड़ रहा है, वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपनी बाप की हरामखोर औलाद है। यह है भारतीय जनता पार्टी के डुमरियागंज के विधायक का वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है, और वो 4-5 दिन हो गए, अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। चुनाव आयोग ने इसका कोई कॉग्निजेंस भी नहीं लिया है। तो यह महज इत्तेफाक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कुछ वहां बोल रहे हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुछ और बोल रहा है। अगर यह भाषा अगर आप बोलेंगे तो मानक जी आप जेल के अंदर होंगे। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज करके इसका चुनाव प्रचार कैंसिल क्यों नहीं हुआ है? बाला साहब ठाकरे को 6 साल तक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात की और कम्युनल और धार्मिक आधार पर। इससे ज्यादा ब्लेटेंट, बदतमीजी, खतरनाक बात कोई विधायक, कोई सांसद कह सकता हो तो आप मुझे बता दो। यह क्या कह रहा है? मियां का खून दौड़ रहा है, वो गद्दार है, वो नाजायज, जयचंद की नाजायज औलाद, वो अपने बाप की हरामखोर औलाद। यह भाषा है इस देश के नेताओं की। अगर इस पर अनिला जी को शर्म नहीं आती है, अगर सुधीर जी को शर्म नहीं आती है, अगर संजय जी को शर्म नहीं आती है, अगर संगीत रागी को शर्म नहीं आती है, पंकज जी को शर्म नहीं आती है, तो किसको शर्म आएगी? हमारे देश के अगर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे और राजनीतिक दल उनको संरक्षण देंगे तो ये देश और मुल्क कहां जा रहा है इसका अंदाजा आप लगा। अनिला जी जवाब देंगी? भाषा है, अनिला जी जवाब देंगी? तो हरिद्वार में यति नरसिंहानंद बोलता है, जो मनमोहन सिंह के सीने में 6 गोलियां उतारने की बात करता है, जो मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है, और बीजेपी की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई तब करती जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है। क्या इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? आप तो चौथे चरण की बातचीत कर रहे हैं। मेरे लिए सारी चरण की चुनाव की चर्चा बेकार है, बेमानी सा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरीके के लोग हमारे प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं। अनिला जी जवाब देंगे? अनिला जी, ऐसा है कि चुनाव चल रहे हैं, एक नागरिक को यह अधिकार है जो वोटर के रूप में है कि बटन दबा के बता दे कि ठीक हो रहा है इस देश में, प्रदेश में, या ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ आशुतोष जी के कहने से कुछ, डॉक्टर पवार के कहने से कुछ, या पंकज श्रीवास्तव जी के कहने से कुछ, या अनिला सिंह के कहने से कुछ नहीं है। वोटर जो है वो जानता है कि वो कौन क्या किस संदर्भ में बोल रहे हैं। अनिला जी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और आपकी पार्टी इस पर क्या उसका रुख है, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्या इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए? मैंने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मैंने इसीलिए कहा है कि वोटर बहुत सियाना है। अगर कोई इस तरीके की बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। अगर कोई आदमी इस तरीके की बात कर रहा है चुनाव के दौरान
तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसको गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। करवा दीजिए आशुतोष जी, आप ही एफआईआर। आपकी सरकार है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता है, केंद्र वोटर्स के पास इतना अपना खुद का नहीं अपना विवेक नहीं है क्या वोटर्स के पास? का मतलब आप अगर अनिला जी एक सेकंड, वन सेकंड, एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी रुकिए ना एक सेकंड, आशु वन सेकंड, अनिला जी आप, अनिला जी एक सेकंड, आशु वन सेकंड, मैं सिर्फ एक ही बात कहता, अनिला जी क्या मतलब चुनाव जीतना सब कुछ नहीं होता ना, सब कुछ जनता की अदालत में नहीं जा सकता, कानून व्यवस्था, नैतिकता, ये भी चीजें होती है ना, समाज, देश, ये भी तो है। ऐसी भाषा का समर्थन चाहे मौन तौर पर मत करिए, कह दीजिए अगर ये वीडियो सही है तो इस एमएलए के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? आए दिन मॉक वीडियो घूम रहे हैं, बड़ा आतंकवादी कौन होगा? माना कैसे टिप्पणी कर दूं? जो खुलेआम समाज के अंदर बारूद फैला रहा है, खुलेआम समाज के अंदर बारूद। संगीत रागी शायद कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, संगीत रागी जवाब देंगे। हाँ बोलिए संगीत रागी। मानक मैंने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन यदि आशुतोष कह रहे हैं तो मैं भी ये कह रहा हूं कि ऐसी भाषा का लोकतंत्र के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी विचारधारा को रखने के अन्य समृद्ध भाषा और संस्कारित भाषा है, हमें उसका ही उपयोग करना चाहिए। और मैं आशुतोष लेकिन साथ में यह भी कहूंगा, आशुतोष, जो लोग खलिस्तानियों को साथ लेकर के और दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे, उस पार्टी में आप उस मुख्यमंत्री के बड़े करीबी थे। आज आप कहेंगे कि उनके खिलाफ वो सारी बातें आपकी जानकारी में नहीं थी। आप कहेंगे कि खलिस्तानियों से पैसा लेने वाले आम आदमी पार्टी के बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता, तत्कालीन राजनीति के बड़े धुरंधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल चाहिए। अरविंद केजरीवाल बोलिए आशुतोष बोल रहे, जवाब दे रहे हैं आशुतोष। संगीत रागी आपका, बोलिए आशुतोष। क्या इस प्रकार की राजनीति की जगह होनी चाहिए? क्या ऐसी राजनीति के लिए जगह होनी चाहिए क्या? आशुतोष नानक, इस देश के अंदर एक कानून है, यूएपीए का कानून है, और इस देश के अंदर और बहुत सारे कानून है जो एनआईए जिस पर नजर रखती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर वो आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, आतंकवादी विचारधारा से अगर वो संस्तुति करता है, एनकरेज करता है, तो उसके खिलाफ कानून में कार्रवाई है और उसको बेल भी नहीं मिलेगी 2 साल तक। मैं गुजारिश करता हूं भारतीय जनता पार्टी से, संगीत रागी से, अनिला सिंह से, कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको 2 साल तक जेल के अंदर डालिए, और अगर आम आदमी पार्टी के नेता करे तो उनको जेल के अंदर डालिए। या टेलीविजन चैनल पर आकर जो इस तरीके की बातें की जा रही हैं, इसका मतलब यह कि केंद्र की बैठी हुई सरकार हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे कमजोर सरकार है। पूछ रहा हूं कि आपकी जानकारी में थी ये सारी चीजें या नहीं? आशुतोष, मैं तो ये कह रहा हूं कि कुमार विश्वास ने इसे आपकी पार्टी में उठाया था। आप भी उसके साझीदार थे, आप उसे जानते थे। आपकी नैतिकता का सवाल तब कहां गया था? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। संगीत रागी से मैं आपसे पूछ रहा हूं आशुतोष, मैंने कहा सब्जेक्ट ना बदले। पूछ रहा हूं आशुतोष, कुमार विश्वास ने आप विषय ना बदले, उठाया था सवाल, विषय नहीं बदल सकते। और ऐसी मीटिंग में समय आप भी थे, विषय बदल रहे हैं। आपने नैतिकता के सवाल को कहां छोड़ दिया था? भारतीय जनता पार्टी का उठ करके बोलते हैं कि नहीं ये बहुत सरकार है, घोर अनैतिक है, खलिस्तानियों के पैसे हम नहीं लेंगे, ऐसे लोगों उपयोग हम नहीं करेंगे। आप करते तो सही। नैतिकता एक ही साइड की चीज नहीं होती है। जितना नैतिकता उन पर लागू है, उतना नैतिकता आप पर भी लागू है, उतना हम पर भी लागू है। रागी जी, ये आप लोगों की आरएसएस के शाखा में सिखाया गया है कि आप लोगों को एक बार 50 बार संस्कार सिखाया जाता है अच्छे नागरिक होने के लिए। अब स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, स्कूल से बाहर विधायक बकवास कर रहा है, उसके लिए अनिला क्या करेगी? आवाज नहीं निकल रही, अनिला सिंह के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि देश की राष्ट्रीय पार्टी जिसके केंद्र में सरकार है, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अपने मित्र केजरीवाल के बारे में जानकारी थी, आपकी नैतिकता कहां गई थी? आप उस समय बाहर आकर के कहते ना,
यहाँ अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए ऐसा मत कीजिए। आप विषय नहीं बदले। आप साबित कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर हैं। हमने विषय नहीं बदला है। मैं तो सिर्फ जवाब एक नैतिकता अनैतिकता का एक आपने प्रश्न उठाया, साबित कर रहे हैं। तो मैंने आप पर एक नैतिकता का प्रश्न उठाया कि आप अच्छी तरह से जानते थे केजरीवाल और आप दोनों एकदम जुड़वे। ओके, ऑल राइट, ओके, बस मुझे लगता है अब हम रिपीट कर रहे हैं। पंकज, जैसे मैंने पहले दूसरा सवाल आपसे किया था, क्या चौथे चरण में आपकी अग्नि परीक्षा है क्या आपकी पार्टी की? क्योंकि रायबरेली है, अमेठी है और इसके अलावा भी जो वो एरिया है वहां पर आपका काफी कुछ दांव पर लगा है पंकज इस बार। बिल्कुल मानक, और मुझे लगता है कि अगर आपके रिपोर्टर्स फील्ड में होंगे तो अब तक आपको इसकी जानकारी मिल गई होगी कि कल 2 दिन रायबरेली में और आज पूरा हरदोई से लेकर और लखनऊ में जिस तरीके से प्रियंका गांधी के लिए, उनके स्वागत के लिए जनता सड़क पर उमड़ी है, वो आने वाले दिनों में आपको कुछ चौंकाने वाले नतीजे देगा। पूरे अवध में जिस तरीके से स्वागत हो रहा है प्रियंका गांधी का और कांग्रेस पार्टी का, वो अभूतपूर्व है। और मुझे ये कहने में मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो मुद्दे उठाए, खासतौर पे महिलाओं को लेकर, उन्हें 40% टिकट देने को लेकर, वो एक तरह से नया विमर्श खड़ा कर रहा है। और गांव और ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है, मैंने पहले शुरू में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तो योगी आदित्यनाथ के साथ ही चले जा रहा है, और ये बात आपको रिजल्ट में एकदम स्पष्ट हो जाएगी। जो पिछले 3 चरणों में हुआ है, आने वाले दिनों में भी वही आपको नजर आएगा। संजय जी, जो मैंने आशुतोष से पूछा था वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हमने, जैसे मैंने कहा, कई चुनाव देखे हैं, 1 दिन की वोटिंग पूरे राज्य में और 7 चरणों में। बीच के चरणों में आपको लगता है कि कुछ बदलता है, कुछ तो बदलाव आया होगा? आपने शायद म्यूट किया है संजय जी। मैं कह रहा हूं मानक जी, हम ये जरूर है कि कुछ पहले समय ऐसा था जहां 1 दिन मतदान होते थे, अब चरणों में मतदान हो रहा है। इसकी वजह बहुत साफ थी कि वोटरों को सुविधा दी जाए कि वो फ्री एंड फेयर तरीके से बूथ पर जाकर अपने वोट डाल सकें। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव कराने के लिए चरणों में मतदान होता है। मुझे लगता है कि कई बार एक चरण का दूसरे चरण पर असर पड़ता है, क्योंकि जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे, कई बार भले एग्जिट पोल ना आए, लेकिन ये बात तो फैलती है, इलाके में इस पार्टी के लिए वोट पड़ा, इस इलाके में इस पार्टी के लिए वोट पड़ा। तो कई बार जो कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, अगर जनता को यह लगने लगता है कि एक खास पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहा है, तो ऐसे जो स्विंग वोटर होते हैं, जो आखिरी समय में अपना मन बनाते हैं, वो भी उस ओर शिफ्ट करते हैं। लेकिन मानक, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कहते हैं एक अंडरडॉग इफेक्ट भी होता है। उन पार्टियों के लिए भी कई लोग वोट देने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं ये पार्टी तो हार रही है, इसका भी समर्थन करना होगा। तो चीजें बदलती हैं मानक, अगर अलग अलग फेजेस में होता है, आशुतोष, चीजें बदलती हैं। आशुतोष, इस पर कुछ कह रहे थे आप? देखिए, ये जो इस तरीके से स्टैगर्ड तरीके से जो पोलिंग की गई की शुरुआत TN सेशन ने एक समय से की थी, क्योंकि उस वक्त वायलेंस बहुत ज्यादा होता था और उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट के लिए जरूरत होती थी। आज की तारीख में इस तरीके के स्टैगर्ड जो पोलिंग है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर पंजाब में, जहां वायलेंस का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, अगर 117 सीटों के लिए 1 दिन में पोलिंग हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश को 7 खांचों में बांटने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है 3 फेज में भी पोलिंग हो सकती थी आराम से, क्योंकि कहीं भी उत्तर प्रदेश में अब तक के कहीं भी किसी तरीके के वायलेंस की कोई खबर नहीं आई, ना कहीं बूथ लूटने की खबर आई है, ना कहीं फर्जी वोटिंग की खबर उस तरीके से आई है। इसका मतलब यह है कि अब जो सिक्योरिटी को लेके जो कंसर्न पहले हुआ करता, अब वो नहीं है। और आदर्श स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर 1 दिन के अंदर पोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो तमाम तरीके की सुगबुगाहट होती है, अफवाहें फैलती हैं और किसी एक पार्टी को खामखा फायदा मिलता है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, सुधीर जी, आपकी कुछ राय है इस पर? आ रहा हूं उसके बाद अनिल सिंह। सुधीर जी, आपकी कुछ राय है? 7 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं, आप पूरी तरह से इससे संतुष्ट हैं या आपको भी लगता है कम होना चाहिए या 1 ही दिन में होना चाहिए? नहीं, बात तो ये हुई थी कि शायद अब की बार समय कम होगा, लेकिन जब फाइनल शेड्यूल आया तो उसमें उतना ही समय था जितना पिछली बार था। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जरूर कह दूं कि इस बात से अब जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चुनाव 2 चरण में है, 7 चरण में। जनता इस भाजपा सरकार से और ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल व्यग्र है। वो आज चुनाव करा ले, 8 चरण में करा ले, 7 चरण में करा ले, किसी भी चरणों में
जनता ने अपना मन बना लिया, वो सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार है। और जो पिछले 3 चरण हुए, अभी हम लोग किसी से भी पूछ लें या जनता की राय ले लें, सीधे सीधे इस सरकार के खिलाफ जनता का मतदान हुआ। जनता इस सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। वो 7 चरणों में चुनाव ना होता तो शायद जनता को जल्दी तकलीफ से छुटकारा मिल जाता। अभी यह है कि 10 मार्च तक जनता को इसे सहन करना पड़ेगा और ऐसे स्टेटमेंट सुनने पड़ेंगे जैसे अभी हमारे आशुतोष जी बता रहे थे या दूसरी जगह से आ रहे। इन स्टेटमेंट से छुटकारा मिल जाता है यदि जल्दी चुनाव हो जाता तो। देखिए, आशुतोष जी ने बहुत ही कन्वीनियंटली ये कह दिया कि भाई देखो, जब पंजाब में चुनाव एक साथ हो सकते हैं 117 सीट्स पे, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते हैं। और यहाँ तो कोई भी बूथ कैप्चरिंग की इस तरह की कभी तक कोई घटना नहीं है। एसपी सिंह बघेल साहब ने अपनी कंप्लेंट फाइल करी है कि करहल में किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की गई है। पर शायद आशुतोष जी को केवल भारतीय जनता पार्टी में कमी दिखाई देती है, बाकी राजनीतिक दलों में कमी नहीं दिखाई देती है। और फिर दूसरी बात यह है कि साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आशुतोष जी को बेहद अच्छी तरीके से पता है, परंतु पसंद अपनी अपनी। शायद भारतीय जनता पार्टी आशुतोष जी को नहीं पसंद है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी को भी बेहद कमजोर। नहीं, अनिला जी, आपको तो आशुतोष के आर्गुमेंट को इस तरह घुमाना चाहिए, आपको इस तरह घुमाना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए अनिला जी, आपको तो ये कहना चाहिए, अगर आशुतोष 7 चरणों के चुनाव का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब 7 चरणों के चुनाव आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, आप जीत रहे हैं, इसका मतलब आपको तो इस तरह घुमाना चाहिए। उसमें कोई शक जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। और देश के प्रधानमंत्री को पूरा विश्व जो है ना एक कमजोर और एक लीडिंग लीडर के रूप में जाना जाता है। आशुतोष जी, आपकी नजर में कमजोर होंगे पर दुनिया की नजर में बहुत ताकतवर है। संगीत रागी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से संगीत रागी क्या कह रहे हैं? आशुतोष तो हिंदुओं को ललकार रहे हैं कि एक साथ एकजुट होकर के वोट करो। आप देखिए, नहीं तो ऐसे लोगों की क्या बात कर रहे हैं कि असंसदीय भाषा है तो उनको लानी ही नहीं चाहिए थी यहाँ पे। आशुतोष बोलिए। देखिए, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया है कि चुनाव आयोग दरअसल सरकार का डिपार्टमेंट हो गया है। मैंने तो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया। भाई, ये तो चुनाव आयोग की प्राथमिकता है कि 7 पेजेस में करे या 1 पेज में करे। उन्होंने मान लिया कि मैं बीजेपी पे आरोप लगा रहा हूं। माने अनिला जी, ऐसे मत करिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान करना चाहिए। बीजेपी ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। आज बड़ा मजा आया डिबेट में, थैंक यू सो मच। अजीबोगरीब बयान भी आए जो अभी तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। लेकिन अब नजरें चौथे चरण के चुनाव पर हैं। संजय जी वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 7 चरणों का चुनाव है, अलग अलग इलाकों में चुनाव है, हर चरण का अपना महत्व है। लेकिन इस बहस का मकसद यह था, आप भी सोचिएगा इस बारे में, कि क्या एक दिन की जब वोटिंग होती थी तब मुद्दे कुछ अलग होते थे, जमीन पर प्रचार, फिर लोगों का माइंडसेट, क्या वो अलग होते थे? और जब 7 चरणों में 5 चरणों में चुनाव होता है तो क्या प्रचार का तरीका अलग होता है, क्योंकि टारगेटेड प्रचार होता है? और क्या उसी तरह लोगों के लिए क्या मुद्दे बदलते हैं क्या? चलिए सोचिएगा। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।